हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की साइंस की क्लास में चैप्टर हम कर रहे हैं 11 जंतु व पादप में परिवहन। इसका भाग 2 आज हम करेंगे। भाग 1 में पार्ट 1 जो हम कर चुके हैं इसका ऑलरेडी, उसमें हमने परिसंचरण के बारे में पढ़ा था। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मानव परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, रक्तवाहिनियाँ और हृदय के बारे में। ठीक है, रक्त के बारे में हमने पूरा स्ट्रक्चर उसका जान लिया था। रक्त में कणिकीय भाग जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हमने इसका पूरा डिटेल स्टडी कर ली थी। और वाहिनियों में रक्त वाहिनियाँ जो कि रक्त को हमारे शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करती है, तो उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। धमनी और शिराएँ होती है, तो धमनी और शिरा में अंतर भी हमने जाना था और किस तरह से वो वर्क करती है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। जिसने भी ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखें, उसको क्लियर करें, ताकि आपको वो पिछला पार्ट क्लियर हो जाएगा, तभी आप आगे वाला पार्ट 2 पढ़ पाएंगे और उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो पार्ट 1 को एक बार ज़रूर देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हमें पढ़ना है नाड़ी स्पंद के बारे में। नाड़ी स्पंद क्या होता है, आपने कभी देखा होगा अपने चित्र में जैसे दिखाया जा रहा है, उस कलाई को अंगुलियों से दबाते हैं, तो वहाँ पर आपने कुछ धड़कन महसूस करी होगी। ये धड़कन या ये जो आवाज़ें आप स्पंद महसूस करते हैं, जो कंपन महसूस करते हैं, ये सब जो है वो धमनियों पर, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियाँ होती है, जो धमनियाँ होती है, उनके अंदर रक्त के प्रवाह के कारण ये रक्त जो इन धमनियों पर क्या करती है, दबाव डालती है। उस दबाव के कारण ये धड़कनें या ये स्पंद या हम कह सकते हैं ये कंपन उत्पन्न होते हैं। तो धमनियों में जो रक्त होता है वो अधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है। धमनियाँ क्या करती है, धमनियों का कार्य क्या है, वो रक्त को हृदय से सभी अंगों तक ले जाती है। अब चूँकि रक्त को हृदय से सभी अंगों तक ले जा रही है, तो ऑब्वियसली हृदय जो है वो एक पंप की तरह काम करता है। मोटर, जैसे आपने देखा होगा, एक मोटर क्या करता है, पानी को बहुत प्रेशर के साथ रिलीज़ करता है। तो उसी तरह से जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, धमनियों के अंदर रक्त को बहुत प्रेशर के साथ रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रेशर के साथ जब रक्त बहता है धमनियों के अंदर, तो वो धमनियों की दीवारों पर क्या डालता है, दबाव डालता है। उस दबाव के कारण ही ये जो स्पंद है, ये जो कंपन है, वो अनुभव होता है। और इस प्रकार का जो स्पंद उत्पन्न होता है धमनियों की दीवारों पर, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाड़ी स्पंद या नब्ज कहते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कलाई की जो नब्ज है उसको पहचान कर ही आपकी धड़कन को पहचानता है और बताता है आपको कि आप बीमार है या नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नब्ज होती है, उसकी काउंटिंग की जाती है। अगर वो बराबर आ रही है तब तो आप सही हैं, और नहीं आ रही है तो आप बीमार हैं। ठीक है, तो ये जो नाड़ी स्पंद है वो आपकी कलाई पर अनुभव किया जा सकता है। प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या को हम नाड़ी स्पंदन दर कहते हैं। देखिए, जहाँ पर भी दर वर्ड आ जाता है वहाँ पर आप ये मान के चलिए कि वो जो चीज़ है उसकी कैलकुलेटिंग जो है वो टाइम के साथ की जा रही है। ठीक है, तो जब टाइम के साथ उसकी कैलकुलेटिंग हो रही है तो वो क्या हो गई, दर। तो प्रति मिनट यानी 1 मिनट में जिस पे जितने स्पंदन हो रहे हैं आपकी नाड़ी के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, नाड़ी स्पंदन दर कहेंगे। ठीक है, किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर जो होती है वो 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है, यानी 72 से 80 काउंटिंग होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर, है ना। तो डॉक्टर यही काउंट करता है, तभी वो आपको बता पाता है कि आप सही स्वस्थ है या बीमार है। ठीक है, एक औसत एवरेज कैलकुलेटिंग है ये 72 से 80। इससे थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा कम हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़ कर आ रहे हैं या बहुत हार्ड वर्क करके आ रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियसली आपकी धमनियों में रक्त जो है वो बहुत तेज़ी से बहेगा, है ना। तो उसकी वजह से जो स्पंदन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। या जब आप ज़्यादा सुस्त हो रहे हैं, सो के उठे हैं, तब उस वक्त स्पंदन कम हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज जो वैल्यू है वो नाड़ी स्पंदन दर की कितनी होगी, 72 से लेकर 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। ठीक है, इसी तरह से केशिकाएँ क्या होती है, केशिकाएँ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त वाहिनियाँ, धमनी और शिराएँ जो है वो हृदय से रक्त को लाने और ले जाने का काम करती है। शिराएँ जो है वो क्या करती है, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त को लाती है।
तो ऑब्वियसली ये शिराएं जो है वो कोशिकाओं से निकल कर आ रही है, और कोशिकाओं से जब ये निकल कर आ रही है तो एक मुख्य शिरा तो नहीं होगी, ये शिराएं पूरे शरीर में जाल की तरह बिछी हुई होगी, पूरे शरीर में बहुत टुकड़ों में विभाजित होगी, है ना। तो ये पतली पतली शिराएं जो होती है वो कोशिकाओं में जाकर पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। और सेम टू सेम धमनियाँ भी ऐसा ही होती है। धमनियाँ क्या करती है, हृदय से रक्त को ले जाकर शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। तो अंगों की कोशिकाओं में जाकर धमनियाँ भी क्या हो जाती है, बहुत पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो धमनियाँ और शिराएं जो है वो कोशिकाओं में जाकर बहुत पतली पतली केशिकाओं में या बहुत पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है। ये कैपिलरीज होती है या इन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब आ गया मेन पार्ट, मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है मानव हृदय। क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके बिना हम ये कह सकते हैं कि हृदय धड़कता है तभी इंसान जिंदा है, या अगर हृदय धड़कना बंद कर दे, तो हृदय कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, मनुष्य की मृत्यु हो गई है। तो सारा जो कैलकुलेशन है, सारा जो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो किस पर निर्भर कर रही है, ह्यूमन हार्ट पर। ठीक है, तो हृदय काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं हृदय क्या है। हृदय एक मांसल पेशीय अंग है क्या एक्चुअल में, मांस का एक थैला है छोटा सा, और ये पेशियों द्वारा बना होता है, पूरा पेशियों से बना हुआ एक अंग है, और बहुत छोटा होता है, आपके हाथ की मुट्ठी के रूप में, है ना। इसका आकार किसके बराबर होता है, अगर आप अपनी मुट्ठी को मोड़े तो मुट्ठी का जितना आकार होता है उतना ही आपका हृदय होता है, और ये वक्ष गुहा के थोड़ा सा दाईं ओर स्थित होता है। वक्ष गुहा में ये निरंतर धड़कता रहता है। जैसे वक्ष गुहा में आपको पता है ना, फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, तो ये आपके वक्ष गुहा में स्थित होता है। एक मांसलपेशी अंग है और निरंतर ये धड़कता रहता है, मुट्ठी के बराबर होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। और इसमें 4 कक्ष होते हैं। देखिए, मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। 7th क्लास ध्यान से इसको समझें, क्योंकि हृदय की जो संरचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी क्लासेस में भी आपके एज इट इज़ ही ऐसा आता है, तो आपको मानव हृदय की संरचना पूरी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ये जो चित्र के अंदर आप देख रहे हैं 4 कक्ष, मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष, ऊपर ये पे 2 कक्ष और ये नीचे 2 कक्ष। ठीक है, ये जो चारों कक्ष है इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं। ऊपर वाले जो दोनों कक्ष है, ऊपर वाले जो दोनों कक्ष है वो दोनों कक्ष कहलाते हैं आलिंद। ये जो ऊपर वाले दोनों कक्ष हैं ये कहलाते हैं आलिंद, और निचले दोनों कक्ष जो है, जहाँ मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये दोनों कक्ष है निलय। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों कक्ष कहलाते हैं आलिंद, निचले वाले दोनों कक्ष कहलाते हैं निलय। अब आप देख ही रहे हैं कि जो हृदय है वो मेनली दाया और बाएं भाग में बटा हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कह रहे हैं दाया भाग। तो ऑब्वियसली ये बन गया दाया आलिंद और ये बन गया आपका दाया निलय। ठीक है, इधर बन जाएगा बाया आलिंद और ये बन जाएगा बाया निलय। और ये केवल कक्ष नहीं है, 4 कमरे नहीं हैं, ये पूरे पेशीय संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। इन कक्षों के बीच में क्या होता है, विभाजन होता है। ये पूरा विभाजन होता है। हृदय एक आवरण से ढका होता है, वही आवरण बीच में चलकर इन कक्षों के बीच में क्या बना देता है, एक कपाट बना देता है, या हम कह सकते हैं इन कक्षों को विभाजित कर देता है। ठीक है, तो ये जो कक्षों के बीच का जो विभाजन होता है, विभाजन पट्टी को होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने नहीं देती। क्योंकि होता क्या है, ये जो दाया आलिंद है इसका संपर्क होता है महाशिरा से। ये महाशिरा क्या करती है, शरीर के सभी भागों से क्या करती है, शरीर के सभी भागों से रक्त को लाने का काम करती है और लाकर हृदय में छोड़ती है। तो ऑब्वियसली ये रक्त कहाँ से आया, कोशिकाओं के अंदर जो रक्त है वो कोशिकाओं के अंदर क्या बना, भोजन के पाचन के द्वारा कोशिकाओं के अंदर बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है ये महाशिरा द्वारा कहाँ लाया जाता है,
हृदय के दाएं भाग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये जो दायां भाग है यहाँ हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, यानी इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, और ये जो रक्त है वो कहाँ चला जाता है, इस दाएं भाग से चला जाता है फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फुफ्फुस में। ठीक है, फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ जाता है ये, फेफड़ों में। फेफड़ों में जाकर ये रक्त जो है वो शुद्ध होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस रक्त में से बाहर निकाल दी जाती है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त, वो ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं वो फेफड़ों के द्वारा इस रक्त में मिला दी जाती है, जिससे वो रक्त क्या बन जाता है, शुद्ध रक्त बन जाता है। अब उस फेफड़ों की सहायता से वो रक्त कहाँ आ जाता है वापस, फुफ्फुसीय धमनी की फुफ्फुसीय शिरा की सहायता से पुनः इस बाएं भाग में आता है। इस बाएं भाग में जब वो आता है तो ये रक्त जो है वो कौन सा रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, यानी कि ये शुद्ध रुधिर है। तो ये जो शुद्ध रुधिर है और ये जो अशुद्ध रुधिर है, ये दोनों रक्त आपस में ना मिले, इसलिए हृदय के अंदर क्या होती है, कक्षों के बीच विभाजन पट्टिका पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो कक्षाओं के बीच का जो विभाजन होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता, यानी इन दोनों रक्त के बीच में कोई आपस में संपर्क नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेटली पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, हृदय काम क्या करता है, फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिससे क्या होता है, हृदय रक्त नलिकाओं में रक्त को पंप कर पाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, जैसे एक मोटर जो पानी को पंप करता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हमारा हार्ट करता है, जो कि रक्त नलिकाओं में धमनी में रक्त को पंप करता है। ठीक है, तो हृदय की संरचना पूरी क्लियर हो गई। इससे ज़्यादा जो डिटेल है वो आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके 7th के कोर्स में आपके इतना ही है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कोर्स में इसको समझेंगे। एक चीज़ और, हृदय का पूरा डायग्राम जो है आपको बनाना आना चाहिए, इसके सारे नाम जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। मैं एक बार वापस से नाम क्लियर कर देती हूँ। ऊपर वाला दायां अलिंद, एक बार देख ले इसको, ऊपर वाला दायां अलिंद, नीचे वाला दायां निलय, जस्ट इसके अपोजिट साइड में बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है, हृदय आवरण यानी कि वो विभाजिका जिसके द्वारा दोनों कक्ष, चारों कक्ष अलग अलग है। अब ये जो आलिंद है और निलय है, इनके बीच में भी क्या पाए जाते हैं, दरवाजे यानी कि कपाट पाए जाते हैं, जो कि रक्त को आसानी से एक दूसरी जगह पर जाने नहीं देते, तो वो होते हैं त्रिवलयी कपाट। ठीक है, और इसी तरह से बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी कपाट होते हैं, जिसे हम कहते हैं द्विवलनी कपाट। ठीक है, ये दोनों कपाट खुलते और बंद होते हैं, और उसी की वजह से आपको हृदय में धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, दाएं आलिंद का जो संबंध है वो महाशिरा से होता है, जो कि शरीर से रक्त को लाता है। ठीक है, हृदय में। और जो बायां निलय है, दायां निलय है, उसका संबंध फुफ्फुसीय धमनी से है, जो फेफड़ों में रक्त को ले जाता है, अशुद्ध रक्त को। ठीक है, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो फुफ्फुसीय शिरा की सहायता से कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय का संबंध होता है महाधमनी, जो कि कहाँ जाती है, सीधा आपके शरीर के अंदर, शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त को ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे नाम क्लियर हो गए होंगे आपके। परिसंचरण तंत्र में इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। मानव हृदय की क्रिया विधि जो है उसके बारे में, कि मानव हृदय कैसे वर्क करता है। देखिए, इसका चित्र एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी डिटेल स्टडी कभी नहीं आती है। तो अभी देखिए एक बार इसको, जैसे शरीर की सभी कोशिकाओं में जाकर, मैंने आपको कहा था शरीर की सभी कोशिकाओं में जाकर जो धमनियाँ और शिराएँ हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज यानी कि महाशिरा अब आती है। ये जो कोशिकाएं हैं, सभी प्रकार की जो शिराएँ हैं वो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ग्रहण करके कहाँ लेके आती है, हृदय में लाती है, महाशिरा की सहायता से। हृदय में ये रक्त जाता है फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से, कहाँ चला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से ये चला जाता है फेफड़ों में। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से ये चला जाता है फेफड़ों में। ठीक है,
फेफड़ों से ये रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होकर फुफ्फुसी शिरा की सहायता से पुनः हृदय के दूसरे भाग में प्रवेश करता है, बाएं भाग में। ठीक है, बाएं भाग से ये रक्त जो है वो पूरे शरीर में महाधमनी की सहायता से पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस पूरी क्रियाविधि में आपने देखा हृदय के दो पार्ट में डिवाइड होकर काम कर रहा है हार्ट, और इसमें रक्त दो बार आ रहा है, इसलिए हमारा जो मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है, क्योंकि शरीर से हृदय तक और हृदय से पुनः शरीर तक रक्त को पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने में, इस पूरी प्रक्रिया में हार्ट में जो रक्त है वो दो बार आता है और दो बार जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो मानव की क्रियाविधि रुधिर परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि क्लियर हो गई। अब देखते हैं हृदय स्पंद क्या होता है। हृदय स्पंद हृदय के कक्ष की जो भित्तियां हैं, मैंने आपको बोला वो पेशियों से बनी होती है ना, पेशियां सिकुड़ती है और फैलती हैं, और इसी पेशियों के लयबद्ध रूप से, यानी एक क्रमिक रूप से, एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना, इस तरह से क्रमिक रूप से जो लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने से जो पूरा का पूरा एक प्रक्रम बनता है वो हम क्या कहलाता है, हृदय स्पंद कहलाता है। यानी कि एक पूरा फैलना और एक बार पूरा सिकुड़ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक हृदय स्पंद बनाते हैं। आप कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, अगर वो फैल रहा है वहाँ से आपने काउंट करना शुरू किया है, तो वापस जब सिकुड़कर पुनः फैलना चालू होगा तो वो एक स्पंद पूरा होगा। ठीक है, तो एक हृदय स्पंद बनाता है। हृदय स्पंद मापने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो देखें, जो ये हृदय स्पंद है वो ही हृदय स्पंद जो है वो आपकी धमनियों में भी उत्पन्न होता है, क्योंकि हृदय की भित्तियों द्वारा ही जो दबाव लगाया जा रहा है वही आपकी धमनियों में भी लग रहा है ना। तो नाड़ी स्पंद और हृदय स्पंद लगभग सेम है। तो हृदय स्पंद मापने के लिए जो चिकित्सक है वो स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप ये आप जो चित्र के अंदर देख रहे हैं, स्टेथोस्कोप डॉक्टर की पहचान है ना, डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उसकी सहायता से वो हार्ट बीट को पहचानने का काम करते हैं। कैसे पहचानते हैं, स्टेथोस्कोप की जो संरचना होती है उसमें एक नलिकानुमा ट्यूब होती है, उसके अंतिम सिरे पर एक पतला डायफ्राम लगा होता है जो कि ध्वनि को क्या कर सकता है, उसकी ध्वनि की जो तीव्रता है उसको बढ़ा सकता है, ध्वनि को आवर्धित करता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं चेस्ट पीस। क्या कहते हैं इसे, चेस्ट पीस कहते हैं, जो कि चेस्ट पर लगाया जाता है। डॉक्टर ने, आपने देखा होगा, डॉक्टर चेस्ट पर लगाकर इसको हार्ट बीट सुनता है। ठीक है, और इसके दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस लगे होते हैं, ये सिरा दो ईयर पीस लगा होता है। ठीक है, जिसे हम श्रोतिका भी कहते हैं, जो एक नली की सहायता से चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। डॉक्टर चेस्ट पीस को व्यक्ति के वक्ष क्षेत्र पर रखकर ईयर पीस की सहायता से इसका हृदय स्पंद ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया होगा स्टेथोस्कोप की संरचना। ठीक है, अब रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, हमने इतना सारा जो मटेरियल पढ़ लिया, इसके एक्चुअल में जनक कौन थे, इसको खोजने वाले कौन थे। विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने इसकी खोज की थी, और 1578 से लेकर 1657 उनका कार्यकाल था। उन्हें परिसंचारी या सर्कुलेटर भी कहा जाता था। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि भाई सर्कुलेटर किसको कहा जाता है, परिसंचारी किसको कहा जाता है, तो रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले चिकित्सक विलियम हार्वे को। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हमारे शरीर में तो देखो रक्त है, तिलचट्टे की बॉडी में आपने कभी रक्त देखा, नहीं देखा, केचुए की बॉडी में रक्त नहीं देखा। ठीक है, लेकिन मच्छर के शरीर में रक्त देखा। एक्चुअल में मच्छर के शरीर में रक्त हमारा ही रक्त होता है। ठीक है, उनका अपना कोई रक्त नहीं होता। तो ये जो कीड़े मकोड़े, इनके शरीर में रक्त नहीं होता तो भी इनको ऊर्जा कैसे मिलती है, ऑक्सीजन वगैरह कैसे प्रोवाइड होती है, तो उनके शरीर में जो परिसंचरण तंत्र है वो अलग तरह से काम करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो नलियों में बहता है या रक्त वाहिनियों में बहता है, यानी पूरा का पूरा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से रक्त हमारी कोशिकाओं में खुले में नहीं बहता, वो रक्त वाहिनियों में बहता है। पाइप्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, नलिकाएं होती है।
तो ये जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जबकि आपने देखा होगा कॉकरोच वगैरह जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी बॉडी के अंदर ज़रा सा प्रेस करने से पानी निकलता है बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो ये जो उनके शरीर में जो रक्त होता है वो खुले में बहता है, यानी कि उनके शरीर में रक्त के परिसंचरण के लिए कोई नलियाँ नहीं होती है। तो उनका जो शरीर है वो क्या कहलाता है, शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो कहलाता है खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ जलीय जीव होते हैं, स्पॉन्ज और हाइड्रा, जैसा चित्र में दिखा रहे हैं आपको। ये जो जंतु है ये समुद्री जीव है स्पॉन्ज, ये भी समुद्री जीव है हाइड्रा। इनके परिसंचरण के लिए कोई अलग से तरल या रक्त नहीं होता है, और जिस जल में ये रहते हैं वही जल क्या करता है, इनकी बॉडी में सर्कुलेट होता है और उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा कर देता है। पानी इस तरह से उनकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और उनकी जो कोशिकाएं हैं, एक्चुअल में बॉडी इतना ज़्यादा अविकसित प्रकार का होता है कि कोशिकाएं तो होती ही नहीं है, केवल क्या होता है, शरीर के अंदर एक केवल गुहा होती है, त्वचा की झिल्ली हम मान सकते हैं। तो उसके अंदर ही वो भोजन प्रवेश करता है और ऑक्सीजन प्रवेश करती है और वापस पानी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पॉन्ज और हाइड्रा में रक्त परिसंचरण होता है। यहाँ तो परिसंचरण तंत्र का कंप्लीट हो जाता है टॉपिक पूरा। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दे रखा है उत्सर्जन। देखिए, जब हम परिसंचरण की बात कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर मान के चलें कि सजीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ तो बनेंगे, क्योंकि इतनी सारी जैविक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करा रही है, एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। तो ऑब्वियसली उसके शरीर के अंदर कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो उनकी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, है ना। तो अगर उनको शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो हो सकता है बीमार पड़ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि जो सजीवों की दैनिक क्रियाकलापों या जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का या बाहर त्यागने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। वर्ड उत का मतलब बाहर होता है, सर्जन आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। सजीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के द्वारा अनेक अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं ना, और इन्हीं शरीर के लिए जो हानिकारक विषाक्त पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना जरूरी हो जाता है। और ये प्रक्रम किसके द्वारा कंप्लीट होता है, उत्सर्जन द्वारा, ठीक है। अब मानव के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ अलग अलग तरह से बनते हैं। मानव बहुत ज़्यादा जटिल जंतु हैं, हम कह सकते हैं। तो उसके शरीर की जो क्रियाविधि है वो भी बहुत जटिल होती है और उनकी हर प्रकार की क्रियाविधि में अलग अलग तरह के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब उनके लिए जो उत्सर्जी अंग है वो भी अलग अलग होंगे। उत्सर्जी अंग कौन से, जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो ऐसे उत्सर्जी अंग, पर्टिकुलर एक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, वो तो अलग है बॉडी के अंदर, लेकिन और भी कई अलग अलग तरह के उत्सर्जी अंग होते हैं जो क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। कौन से, यकृत। यकृत पाचन तंत्र में पड़ा था। ये क्या करते हैं, अमोनिया और यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ जो कि यकृत के अंदर बनते हैं, पाचन की क्रिया में उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक पदार्थ है ना। ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है और उसी प्रक्रम में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस करता कौन है, वो फेफड़े प्रोड्यूस करते हैं। तो उनको शरीर से बाहर निकालने का काम फेफड़े करते हैं। त्वचा, त्वचा भी एक प्रकार की उत्सर्जी अंग है। कभी सोचा आपने, हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, ये पसीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जो कि हमारे शरीर का जो वेस्ट एक्स्ट्रा जो वाटर होता है और जो वेस्ट मिनरल्स होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, जो कि पसीने के रूप में त्यागा जाता है त्वचा द्वारा। मलाशय मल द्वारा अपचित भोजन यानी कि मल को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। वृक्क और उत्सर्जन तंत्र, वृक्क जो है किडनी को कहते हैं, तो किडनी और उत्सर्जन तंत्र जो है वो मूत्र के रूप में यूरिया का त्याग करती है हमारे शरीर से। यूरिक अम्ल का त्याग करती है हमारे शरीर से,
ठीक है। तो ये जो हमारे शरीर से ये उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ है, इसके अलावा भी हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए पूरा एक सिस्टम पाया जाता है, मानव उत्सर्जन तंत्र। और ये उत्सर्जन तंत्र बनता है वृक्क। ये तो जो दो जोड़ी वृक्क आप देख रहे हैं ये पाए जाते हैं आपके श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र आपको कमर वाले हिस्से को हम कटी क्षेत्र को कहते हैं। उस कमर वाले क्षेत्र में हमारे पाए जाते हैं दो किडनी, यानी सेम के बीच के आकार के दो वृक्क पाए जाते हैं। मूत्र वाहिनियाँ, इनसे जो नलिकाएं निकलती है वो मूत्र वाहिनियाँ होती है, ठीक है। और ये खुलती है एक थैलीनुमा मांसल पेशीय थैलीनुमा संरचना में, जिसे हम कहते हैं मूत्राशय। और मूत्राशय का जो छोटा सा ओपनिंग डोर होता है जो कि बॉडी से बाहर की ओर खुलता है, उसे हम मूत्ररंध्र कहते हैं या मूत्र छिद्र कहते हैं, जिसके द्वारा शरीर से मूत्र को बाहर त्यागा जाता है, ठीक है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क पाए जाते हैं सेम के बीच के आकार के। इनका काम क्या है? इनका काम है रक्त में से, क्योंकि आप देख रहे हैं इनके अंदर धमनियाँ और शिराएं भी आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है धमनियाँ और शिराओं में, उनमें से ये क्या करते हैं? रक्त को छानने का काम करते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को उसमें से छान कर अलग कर लेते हैं और रक्त को वापस से प्रवाहित कर देते हैं धमनियों में और शिराओं में, ठीक है। तो इस तरह से किडनी क्या काम करती है? रक्त में से मूत्र को छानने का काम करती है, अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम करती है। मूत्र वाहिनियाँ किडनी यानी कि वृक्क से पतली नलिका नुमा जो संरचना निकलती है वो मूत्र वाहिनियाँ हैं, जो कि वृक्क से मूत्राशय में मूत्र को ले जाने का काम करती है। मूत्राशय टेम्परेली मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है और मूत्र छिद्र द्वारा समय समय पर शरीर से इसको बाहर त्याग दिया जाता है। ये है मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, क्लियर। अब कुछ डेटाज हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए, छोटे क्वेश्चंस इसके बारे में आते हैं। एक वयस्क व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल यूरिन की मात्रा हो गई। मानव मूत्र का संगठन क्या होता है? तो मानव मूत्र के अंदर 95% तो वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी के अंदर होता है। 2.5% होता है उसके अंदर यूरिया और 2.5% जो होते हैं अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि मूत्र का संगठन क्या होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि त्वचा द्वारा पसीना उत्सर्जित किया जाता है। आपने कभी कभी देखा है गर्मियों में जब त्वचा से पसीना निकलता है तो थोड़े टाइम बाद हमें ठंडक भी अनुभव होती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर पसीना ना आए तो बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो सकता है। तो पसीना निकलना यानी कि शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाना, ये कैसे संभव है? तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में त्वचा द्वारा जो पसीना उत्सर्जित किया जाता है उसके अंदर क्या होता है? जल और लवण होते हैं। और ये जो त्वचा के रोम छिद्रों पर जब पसीने के रूप में अतिरिक्त जल बाहर निकलता है तो त्वचा का बाहरी सतह पर ये जल क्या होता है? वाष्पित होता है। जैसे मटकी के अंदर होता है, मटकी की ऊपरी सतह पर आपने हमेशा देखा होगा मटकी बाहर से गीली रहती है, क्योंकि वो मटकी के जो छिद्र होते हैं उस पर जो जल आता है वो क्या होता है? वाष्पित होता रहता है। उन छिद्रों की सहायता से जो जल मटकी से बाहर निकलता है वो धीरे धीरे वाष्पित होता है और वाष्पित होने के बाद क्या होता है? वो ऊर्जा का त्याग कर देती है, आसपास का वातावरण जो है ठंडा हो जाता है, इसलिए मटकी भी ठंडी रहती है। तो सेम प्रोसेस आपके शरीर के अंदर भी होता है। जब आप पसीने का त्याग करते हैं तो जो जल है आपकी त्वचा के ऊपर वो वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण आसपास की जो वायु है वो भी नम हो जाती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए पसीना जो है वो शरीर के तापमान नियंत्रण में सहायता करता है। अब हमने पढ़ लिया उत्सर्जन तंत्र, लेकिन अगर आपने कभी सोचा कि अगर मान लो किसी के शरीर में ये जो किडनी है, वृक्क है, ये मूत्र छानना बंद कर दे तो क्या होगा? और ऐसा होता है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वृक्क होते हैं वो अक्रिय हो जाते, काम नहीं करते, काम करना बंद कर देते। तो ऐसी स्थिति में रक्त जो है, रक्त के अंदर अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते रहेंगे और अगर इकट्ठे होते रहे तो व्यक्ति का क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगा व्यक्ति और उसकी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रक्त को छानने का काम कैसे किया जाता है? तो रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी हम बोल सकते हैं इसको, जिसे हम अपोहन या डायलिसिस भी कहते हैं,
ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है वहाँ पर वो डायलिसिस कराने जाते हैं। ये सब आपने सुना है, ये चीज़ें आजकल आम हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम वृक्क की सहायता से नियमित रूप से रक्त को छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थ हटा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो किडनीज होती है, उसकी जो समस्या है, उसकी जीवन काल में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। रक्त छनन की इस प्रकार की विधि जिसमें कृत्रिम वृक्क की सहायता से रक्त को छाना जाता है और बॉडी के अंदर वापस डाल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं अपोहन की क्रिया किस प्रकार से होती है। व्यक्ति जो मरीज है डायलिसिस वाला, उसके शरीर में दो प्रकार की नलिकाएं जोड़ी जाती है। एक नलिका के द्वारा रक्त शरीर से बाहर निकाला जाता है और वही रक्त क्या होता है, एक विलियन में से गुजारा जाता है। वो विलियन क्या होता है, इस प्रकार का विलियन होता है कि उसमें से रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो विलियन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और जो शुद्ध रक्त होता है वह रक्त वापस उस शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है दूसरी नलिका की सहायता से। ठीक है। तो इस प्रकार का जो डायलिसिस है, इस प्रकार कृत्रिम वृक्क की सहायता से रक्त छनन की विधि को हम क्या कहते हैं, अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अब मानव शरीर के अंदर तो आपने पढ़ लिया उत्सर्जन तंत्र। अब अलग अलग जंतुओं में उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों का जो निष्कासन होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी के अंदर वाटर कितना अवेलेबल है। ठीक है। तो जल की उपलब्धता पर यह निर्भर करता है कि वो जंतु किस प्रकार से उत्सर्जन करेगा या अपशिष्ट पदार्थ का किस विधि द्वारा उसे शरीर से बाहर निकालेगा। तो मछली जैसे जो जलीय जंतु होते हैं, वो चूंकि आप जानते हैं मछली जल में रहती है, तो ऑब्वियसली उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो ऐसा होगा जो जल में घुल जाए, आसानी से घुल जाए। तो कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को ये अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो कि डायरेक्टली वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है। याद रखना, मछली जैसे जलीय जंतु अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। पक्षी और छिपकली जैसे सर्प जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं, जो कि मुख्यतः श्वेत रंग का एक यौगिक होता है। आपने देखा होगा जो पक्षियों की बीट होती है उसके अंदर वो एक वाइट कलर का पार्ट अलग ही दिखाई देता है। ठीक है। तो ये जो वाइट कलर का पार्ट होता है वो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है, जो कि टोटली सॉलिड नहीं होता है बट सेमी सॉलिड होता है। ठीक है। मानव द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है उसमें से यूरिया प्रमुख है। तो यूरिया को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर मनुष्य निकालते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र हमने पढ़ लिया है, जानवर अन्य जंतुओं में अंदर भी हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी ले ली। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, पादपों में जल और खनिज लवण का किस तरह से परिवहन होता है, क्योंकि पादप भी जो है वो क्या है, सजीव ही तो है, तो वो भी जल और खनिज का परिवहन करते होंगे। तो पादप की जड़ों में जो मेनली पूरे पादप के अंदर वैसे तो नलिकाओं का जाल पाया ही जाता है, लेकिन जो पादप की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मृदा से खनिज अवशोषित करती है और ये कार्य जो है वो मूल रोम की सहायता से किया जाता है। ये जो मूल रोम है, जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, मूल आपने देखा होगा कभी पेड़ की जड़ आप उखाड़ कर देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे बालों की तरह छोटे पतले पतले स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, वो मूल रोम कहलाते हैं। ये जो मूल रोम है वो क्या करते हैं, मृदा कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं जिसमें जल भरा होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से जल और खनिज अवशोषित करते हैं। अवशोषण का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसकी वजह से पादप में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन हेतु वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। मैंने आपको कहा था ना, पूरे पादप के शरीर में नलिकाओं का जाल बिछा होता है। ये दो प्रकार की नलिकाएं होती है, एक होती है जाइलम नलिका और एक होती है फ्लोएम नलिका। जाइलम नलिका जो होती है वो केवल जल का परिवहन करती है और वो एक ही दिशा में परिवहन करती है, यानी कि मृदा से मूल से जल, जड़ों से जो जल को वो अवशोषित करके पादप के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम वाहिकाएं करती है। ठीक है। खनिज लवणों का संवहन भी यही करती है। परंतु भोजन का जो परिवहन होता है, भोजन कहाँ बनता है, आपको पता है पेड़ पादप को पत्तियों के अंदर भोजन बनता है। तो ये जो पत्तियों में बनने वाला भोजन है इसको पादप के सभी भागों तक पहुंचाना होता है और ये जो कार्य है वो फ्लोएम उत्तक द्वारा किया जाता है। पतली पतली नलिकाएं होती है जो कि हर एक दिशा में भोजन को पहुंचाने का काम करती है, ये फ्लोएम उत्तक कहलाती है। ठीक है।
अब मैंने आपको कहा कि पादपों में जो मूल रोम होते हैं वो मृदा से जल को खींच लेते, अवशोषित कर लेते। तो ये क्रिया किस प्रकार से होती है? एक अल्प क्रिया विधि द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, आलू लेना है, एक आलू लेकर उसके सेंटर में आपको होल कर देना है, ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब उस सेंटर में होल करके आप उसके अंदर क्या डालेंगे, शक्कर का घोल। शक्कर की सांद्रता अधिक होनी चाहिए, यानी मीठा घोल आपको बनाना है और उसको आलू के अंदर डाल देना है और एक कील डालकर आपको वहाँ पर नोट कर देना है कि आपने शक्कर का घोल कहाँ तक डाला था। अब आपको क्या करना है, इस आलू को 24 घंटे के लिए एक बीकर से भरे जल से भरे बीकर के अंदर आपको उसको रख देना है और उसका अवलोकन करना है 24 घंटे बाद। आप देखोगे क्या ये जो शक्कर के घोल का जो स्तर है जहाँ पर आपने नोट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ गया, क्या रीज़न है? इसका रीज़न इतना ही है कि अल्प दूरी तक, बहुत कम दूरी में जो कोशिकाएं हैं वो क्या कर सकती है, जल का परिवहन कर सकती है, जल को अपने अंदर से कोशिकाएं आर पार जाने दे सकती है, ठीक है। और ये केवल अल्प दूरी के लिए संभव है, ज़्यादा दूरी के लिए नहीं, ठीक है। तो अल्प दूरी तक जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, यानी ये जो जल बाहर था वो आलू के अंदर एंटर कर गया और जिसकी वजह से जो शक्कर का घोल का जो लेवल था वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए मृदा से रिक्त स्थानों से ये सेम प्रोसेस होता है मूल रोम में। तो इसको कैसे समझिए, जो ये मूल रोम है ये क्या करते हैं, मृदा के रिक्त स्थानों में जाकर क्या बना लेते हैं, वहाँ से जल को क्या कर लेते हैं, जल जो है वो मूल रोम की कोशिकाओं के अंदर एंटर कर देता है और धीरे धीरे ये जाइलम वाहिकाओं तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जल का अवशोषण मूल रोम की सहायता से हो जाता है। लेकिन ये केवल छोटे वृक्षों में संभव है, छोटे छोटे जो पौधे हैं उन्हीं में संभव है, क्योंकि कोशिकाओं में कुछ दूरी तक ही ये कार्य हो सकता है। तो अगर आप ये सोचें कि बड़े बड़े जो विशाल वृक्ष हैं उनमें जल का परिवहन किस प्रकार से होता है, तो उनमें जल के परिवहन की एक विधि जो है वो अलग अलग तरह से होती है, जिसमें एक चूषण बल लगता है या अभिकर्षण खिंचाव बल लगता है। ये जो खिंचाव है वो कहाँ बनता है, पादपों की ऊपरी सतह पर ये खिंचाव बनता है, जिसकी वजह से जड़ों से जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। ये आप जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो पादप होते हैं वो जल को क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर त्याग देते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, इनके शीर्ष स्तर पर जल की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से एक सक्शन, एक चूषण बल, अभिकर्षण या हम खिंचाव कह सकते हैं इसको, खिंचाव उत्पन्न होता है कहाँ से, जाइलम की वाहिकाओं में, जिसकी वजह से क्या होता है, जाइलम की वाहिकाएं मूल रोम की सहायता से जल को ऊपर की ओर खींचती हैं। जैसे सेम प्रोसेस, जैसे आपने स्ट्रॉ के अंदर पानी पिया होगा ना, तो जब आप स्ट्रॉ में फूंक मारते हैं तो क्या होता है, वो जल जो है वो ऊपर की तरफ खींच कर आता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर किसका होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। तो विशाल वृक्षों में अधिक ऊंचाई तक जल का परिवहन अभिकर्षण या खिंचाव की सहायता से होता है और ये खिंचाव क्यों उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसी चूषण के कारण मूल रोम द्वारा जल मृदा से सतत रूप से यानी कंटिन्यूअस रूप से अवशोषित करके वाहिकाओं द्वारा शीर्ष तक पहुंचाया जाता है और विशाल वृक्षों में जल का परिवहन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। होपफुली ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। मैंने आपको पहले ही जैसा बता दिया, पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आप पार्ट 2 को क्लियरली समझ सकेंगे और एक बार चैप्टर को दोबारा से पढ़ ले ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।